इस साल फरवरी में एक रात एक लैंड रोवर डीसीपी गाड़ी में क्रैश करती है और उसके बाद एक आदमी अरेस्ट होता है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा थे। फिल्म में विजय शेखर शर्मा के अरेस्ट के बाद उनके साथ जो खेल चल रहा है ना, वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। 18 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन के साथ जो स्टार्टअप एक वक्त इंडिया का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्टार्टअप था, आज उसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाले लोग 70% की लॉस पर बैठे हैं। विजय शेखर शर्मा हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे, जिस मकसद के साथ उन्होंने पेटीएम की शुरुआत करी। क्या किसी ने कभी ये सोचा था कि जिस लड़के को अच्छे से इंग्लिश भी बोलना नहीं आता, वो लड़का एक दिन ऐसी कंपनी खड़ी कर देगा जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ करेगी। पेटीएम का 15,000 करोड़ रुपए का आईपीओ कोल इंडिया के बाद इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ था। इंटरेस्टिंगली, जिसने भी इस आईपीओ के अंदर पैसे लगाए उन सबके पैसे डूब गए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों? जिस कंपनी का स्टॉक आईपीओ लिस्टिंग के टाइम पर 2150 रुपए पर था, आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आज उस शेयर की वैल्यू हार्डली 550 रुपए रह गई है? सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ पेटीएम के साथ कि आज ये कंपनी इतनी बुरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है? क्या पेटीएम का स्टॉक ओवर वैल्यू था, या विजय शेखर शर्मा ने कोई स्कैम किया है, या फिर कंपनी में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि हम लोगों को मालूम ही नहीं है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 में, जब विजय शेखर शर्मा 197 कम्युनिकेशंस नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं। उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक छोटे से आइडिया से शुरू करी ये कंपनी एक दिन इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बनेगा। आज जिस पेटीएम को हम जानते हैं, साल 2016 से पहले हार्डली कोई उसको यूज करता था। फिर डिमोनेटाइजेशन आया और उसके बाद पेटीएम की तो मानो तकदीर ही बदल गई। पेटीएम के आईपीओ अनाउंसमेंट डेट और उनके आईपीओ लिस्टिंग डेट के बीच में उनका शेयर ग्रे मार्केट में भी 20% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। आई नो, आप ये सोचोगे ना कि अगर ऐसा है तो फिर लिस्टिंग के सिर्फ 2 दिन के अंदर ये शेयर 27% से क्यों गिर गया? वेल, इस चीज को समझने के लिए हमारा इन 3 चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 कि पेटीएम का बिजनेस मॉडल क्या है और उसके अंदर आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 2 कि पेटीएम इतना सारा कैश आखिर कहां बर्न कर रही है और इसका कंपनी के ऊपर इंपैक्ट क्या होने वाला है। नंबर 3 कि पेटीएम की प्रॉफिटेबिलिटी का प्लान क्या है और आखिर इस प्लान में दम कितना है। मान लो कि आपने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जो कि 2 लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। अब आप सब लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप ऐसे ऐप से रेवेन्यू आखिर कैसे जनरेट करोगे। तो देखो, कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म या तो इन 3 तरीकों में से किसी एक से या फिर इन तीनों तरीकों से रेवेन्यू जनरेट करता है। नंबर 1 ट्रांजैक्शन फी। जब भी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन करेगा तो उससे आप एक ट्रांजैक्शन फी चार्ज करोगे, जो कि रेजर पे भी करता है और पेटीएम भी करता है मर्चेंट से। नंबर 2 लोन इंस्ट्रूमेंट्स। डिपॉजिटर से लिया गया पैसा या तो लोगों को या फिर मर्चेंट्स को एज लोन देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट लेकर रेवेन्यू जनरेट करना। एंड नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट्स। पेटीएम और उस जैसे कई सारे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कई सारी कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट चलाती है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए, जिस चीज के लिए उन्हें इन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स को पैसे देने पड़ते हैं। इंटरेस्टिंगली, पेटीएम इन तीनों तरीकों से पैसे कमाती है। 2020 के अंदर पेटीएम ने इन तीनों तरीकों को यूज करके 3,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन इन सभी पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे हो या गूगल पे हो, इन सबका सबसे बड़ा खर्चा होता है टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूजर एक्विजिशन के अंदर। पेटीएम की एक यूजर को एक्वायर करने की कॉस्ट 350 से 400 रुपए पर स्टैंड करती है और इसके अलावा टेक और डेटा स्टोरेज का खर्चा तो छोड़ ही दो। पेटीएम ने अभी तक 19,000 करोड़ रुपए रेस करे हैं, जिसमें से 13,000 करोड़ रुपए के तो उनके सिर्फ लॉसेज ही हैं। इतने बड़े लॉसेज के बाद एक ही सवाल खड़ा होता है, वो सवाल है प्रॉफिटेबिलिटी का, कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का आखिर क्या रोड मैप है। कंपनी ऐसा क्या कर रही है जो उसको आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल बनाएगी। तो देखो, आज की डेट में सिर्फ एक ही चीज है जो कि पेटीएम को किसी ना किसी तरीके से कोई प्रॉफिट दे रही है, और वो चीज है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम ने अपने पेमेंट्स बैंक के थ्रू साल 2020 में 29 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था और 2021 के अंदर ये प्रॉफिट बढ़कर 37 करोड़ पर पहुंच गया था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि फिर इस गेम के अंदर एंट्री होती है आरबीआई की, और आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर बैन लगा देता है। आरबीआई के इस बैन के अकॉर्डिंग जब तक ये बैन हट नहीं जाता, पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी नए कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता। तो जिस बैन के अकॉर्डिंग पेटीएम खुद को प्रॉफिटेबल बनाने वाला था, वो चीज तो कहीं भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सवाल ये है कि जब पेटीएम के अंदर इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो फिर इसके आईपीओ के टाइम पर इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे थे? वेल, इसका राज छुपा हुआ है लोगों की इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी और उनके कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे एंड इनफैक्ट भारत पे, ये सभी ऐसे फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जिनका फोकस प्रॉफिट पर नहीं बल्कि लोगों के कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करने पर है। जिस तरीके से लोग आज एफडी, स्टॉक्स और रियल एस्टेट को छोड़कर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी सेम तरीके से फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, इन सबका मोटिव ये था कि लोगों को कैश से कैशलेस डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ मूव करा जाए। एक बार लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन करने की बस आदत लग जाए, उसके बाद प्रॉफिट तो हम कैसे ना कैसे करके कमा ही लेंगे। पहले हम जब भी बाहर जाते थे तो हम लोग कैश कैरी करते थे, और आज की डेट में देखो, हम सिर्फ अपना फोन कैरी करते हैं और हमारा सारा पैसे का काम हो जाता है। ये जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ है ना, इसी कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करने के लिए इन्वेस्टर्स ने इन कंपनीज को करोड़ों रुपए दिए हैं, क्योंकि एक बार आप लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर चेंज कर दो ना, तो उसके बाद प्रॉफिट बनाना बहुत ज्यादा इजी है।